आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में। थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या है ये, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने बनाया था। उसमें हमने देखा था कि अगर देखिए कोई भी बीम हो तो उसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर शेयर फोर्स भी लग रहा होता है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा होता है। शेयर फोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर शेयरिंग होती है, हर एक जो लेयर होती है, हर एक क्रॉस सेक्शन होती है, उस पर एक शेयर फोर्स काम करता है अपोजिट और जो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का। यहाँ पर हर एक पोर्शन पर जो है काम कर रहा होता है शेयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट होता है जिसकी वजह से बीम क्या होती है, आपकी बेंड होती है। तो थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम लोग क्या देखेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक होता है शेयर फोर्स और एक होता है बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स लग रहा है, इसका अपोज करने के लिए क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो इसका अपोज करने के लिए क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो अगर हम बीम में ये मान लें कि शेयर स्ट्रेस जो है वो ना के बराबर है, वो यहाँ पर ज़ीरो है, शेयर स्ट्रेस ज़ीरो हम मान लें, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से केवल जो बीम होगी आपकी वो बेंड होगी। मतलब कुछ इस शेप में हो सकती है, मतलब ये मान लीजिए इस तरह से, अभी बीम एक लाइन की शेप की है तो ये इस शेप की हो सकती है या इस शेप की हो सकती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से बीम हो जाती है तो बोलते हैं सैगिंग, और ये वाला अगर इस तरह से बीम जो है बेंड होती है तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर आप यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, शियर स्ट्रेस यहाँ पर आप ज़ीरो रखते हैं कि यहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, और लग भी रहा है तो शियर स्ट्रेस की वजह से, मतलब यहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस की वजह से, यहाँ पर केवल हमें बेंडिंग देखना है बेसिकली। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से जो बीम आपकी बेंड होती है, तो अगर हम बात करते हैं सिंपल बेंडिंग की, तो सिंपल बेंडिंग में हमें शियर स्ट्रेस की वजह से जो यहाँ पर शियर स्ट्रेस लग रहा है उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है। ऐसी कंडीशन में केवल जब बेंडिंग स्ट्रेस आपका काम कर रहा हो, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो बीम बेंड होती है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो इसका इक्वेशन बनता है सिंपल बेंडिंग का, उसको हमें यहाँ पर लेके चलना है। तो थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में क्या चीज़ें हैं कि जब आपका शियर स्ट्रेस जो है ना लग रहा हो, केवल बेंडिंग स्ट्रेस काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जब कोई बीम होती है तो उसको बोलते हैं थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। इस मतलब कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला बनेगा, जो आपको इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर, अभी हम इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसको बोलेंगे थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो यहाँ तक आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी हमें करना क्या है। यहाँ पर एक तरह से बीम है, तो अब इसका हम अगर एक जनरल सा इक्वेशन देखें किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ये बीम है, तो बीम पर क्या है, यहाँ पर लोड लग रहा है जैसे, तो यहाँ पर देख रहे थे आप बेंडिंग मोमेंट बन रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बन रहा है, जो आपकी बेंड होती है बीम वो कुछ इस शेप में हो जाती है। मतलब बेंडिंग मोमेंट किस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह से लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने वाला जो मोमेंट काम करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में करेगा, इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर आपने लोड लगाया तो बीम इस तरह से बेंड हो गई। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको अगर अच्छे से हम लोग समझें तो यहाँ पर देखिए आपकी ये बीम है, आपने जब लोड लगाया इस बीम पर तो ये बीम का क्या हो गई, कुछ इस तरह से हो गई शेप में, इस तरह की शेप में डिफॉर्म हो गई। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंप्रेस हो रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये इलोंगेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपकी लेयर्स हैं। अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा देखें, अगर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शन बीम का, जिसके अलॉन्ग जो है लोड लग रहा है। और यहाँ पर आप जो देखोगे ये वाला जो एक मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ये इसकी लेयर्स होगी, मतलब चाहे ऊपर वाले की बात करूँ नीचे की बात करूँ, देखिए दो चीज़ें, एक हो गया लेयर जो इसका एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और एक हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बीम बेंड हो जा रही तो कुछ इस तरह हो जा रही है,
मतलब ये जो बीम है आपकी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे इस तरह से, तो अब ये इस तरह से हो गया। अब इसका अगर आप देखो कुछ इस तरह से अगर बनाओ इसको, सॉरी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। यहाँ पर कुछ इस तरह से मान लीजिए बीम जो है आपकी अब ये बेंड हो जा रही है। तो बेंड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो लेयर्स थी, ये लेयर आपकी देखिए ऊपर के पोर्शन में जो है कंप्रेस हो गई है और नीचे के पोर्शन में जो है इलोंगेट हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी कोई ना कोई ज़रूर लेयर होगी जहाँ पर ना ही ये कंप्रेस हो रही होगी ना ही इलोंगेट हो रही होगी। तो उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। और ऊपर की लेयर में क्या हो रहा है, ऊपर की लेयर आपकी कंप्रेस हो रही है और नीचे की लेयर क्या हो रही है, ये आपकी इलोंगेट हो रही है। तो इलोंगेट हो रही है तो इसकी वजह से क्या लोड लगेगा यहाँ पर, क्या स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। और ऊपर वाले में क्या लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब बीम बेंड हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है तो इसकी वजह से ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एक न्यूट्रल लेयर है जो ना ही इलोंगेट हो रही है, जो ना ही कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पर ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई, एक हो गया आपका ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक हो गया नीचे टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर क्या हो गया, आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पैरेलल्स हैं इस तरह से जो है ऊपर नीचे सभी लेयर्स में है, लेयर्स के फॉर्म में है। जो बीम है हर लेयर का अपना अलग जो है उस पर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसको बोलते हैं लेयर। और एक है क्रॉस सेक्शन जो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक ये है आपकी लेयर और ये एक है क्रॉस सेक्शन। तो न्यूट्रल लेयर भी मान लीजिए ये आपकी न्यूट्रल लेयर जो आपको दिख रहा है, थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। और यहाँ पर ये है आपकी क्रॉस सेक्शन। तो लेयर और क्रॉस सेक्शन जहाँ पर ये जो लाइन बनेगी, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, जो एक लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, एन से आप डिनोट कर दीजिए। तो ये जो हो जाता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पर देखिए जो बीम आपकी बेंड हुई वो किसी एक आर्क के अकॉर्डिंग बेंड हुई। मतलब आप अगर इसको मिला दें तो ये एक तरह से एक आर्क के शेप का बनेगा। ये एक आर्क हो जाएगा, ये इसका रेडियस है। मतलब एक जो सर्कल होता है उसका एक पोर्शन सा बन रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी कुछ आर है और ये हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये न्यूट्रल लेयर से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से ये जो है आपका ये न्यूट्रल लेयर वाला जो है ये पोर्शन है, यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है ये आपका जो सेंटर बन रहा है और ये जो न्यूट्रल लेयर है वहाँ का जो डिस्टेंस है वो है आर। मतलब इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। तो ये हो जाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन अगर हम डिराइव करें तो वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बस ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस काम कर रहा है, नीचे वाले पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब देखिए इसका अपोज करने के लिए क्या काम करेगा, इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, तो इसको इलोंगेट करना चाहेगा जो इसका रेजिस्टिव फोर्स होगा। तो ऊपर का पोर्शन हम इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर ये है आपकी न्यूट्रल लेयर। तो ऊपर के पोर्शन में क्या काम कर रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। ऊपर वाला देखिए पोर्शन ज़्यादा कंप्रेस्ड है, तो इसका मतलब ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पर और यहाँ पर और। फिर अब इसके बाद इसका डायरेक्शन अब चेंज हो गया। अब ये इसको इस तरह से इलोंगेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका अपोज करने के लिए क्या काम करेगा, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इसको टेंसाइल सबसे ज़्यादा कर रहा होगा, तो इसका अपोज करने के लिए यहाँ पर कंप्रेसिव लगेगा। फिर यहाँ पर और थोड़ा सा कम, यहाँ पर और थोड़ा सा कम, यहाँ पर और थोड़ा, यहाँ पर नहीं है आपका, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा है। और न्यूट्रल लेयर पर जहाँ पर कोई भी कंप्रेसिव या टेंसाइल नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से एक लाइन में देखें और ये आपका न्यूट्रल लेयर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम, फिर यहाँ पर थोड़ा सा। ये हम रेजिस्टिव स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्रेसिव लग रहा है तो यहाँ पर इसका रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर टेंसाइल लगेगा। सेम एज यहाँ पर, सॉरी ये गलत बन जा रहा है आपका। फिर यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर टेंसाइल वाला,
टेंसाइल को अपोज करने के लिए कंप्रेसिव लगेगा, फिर यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा और कम, यहाँ पर जाते 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 यहाँ पर न्यूट्रल लेयर पर ज़ीरो हो जाएगा, ना ही कंप्रेसिव ना ही टेंसाइल। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा नीचे क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इलांगेट हो रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा अपोज करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसे ही सेम यहाँ पर आप बनाओगे तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सबसे मैक्सिमम, इधर भी मतलब सेम वही जैसे इलांगेशन में होता था कि यहाँ पर दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में सेम है, और दोनों किनारों को अपार्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर आप पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे। फिर ये देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो रेजिस्टिव मोमेंट बनेगा, जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये फोर्स काम कर रहा है और यहाँ पर ये काम कर रहा है, तो इसका मोमेंट किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये कौन सा है, ये रेजिस्टिव मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम रेजिस्टिव स्ट्रेसेस का जो डायग्राम है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बेंडिंग डायग्राम का जो बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये आपका हो गया एंटी क्लॉक में। और इसका रेजिस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो एंटी क्लॉक में काम कर रहा है, और जो क्लॉक वाइज में काम कर रहा है आपका ये कौन सा काम कर रहा है, ये है रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट, इसका अपोज करने वाला। ये किस डायरेक्शन में, ये है क्लॉक वाइज में। तो ये हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो है रेजिस्टिव, और एक जो काम कर रहा है, जो बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है, तो उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर क्या काम करेगा, रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेन कितना है, जैसे कि इसको अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर आपकी जो है ये बीम है। अब देखिए ये बीम का ऊपरी पोर्शन है, मतलब बीम को जब आप बाहर से देखने से बीम कुछ इस तरह से दिख रही थी आपको यहाँ पर। तो ये बीम का देखिए, ये बीम की ये वाली सरफेस को दिखा रहा है, ये वाले जो पोर्शन बचता है ऊपर वाला, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरह से आपका ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये आपकी बीम है, और बीम बेंड होने के बाद किस तरह से हो गई, इस तरह से आपकी बीम जो है बेंड हो गई, और यहाँ पर कहीं आपकी जो है न्यूट्रल लेयर है जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो न्यूट्रल लेयर है, हम इसको अब कुछ नाम दे देते हैं जिससे कि हम इसको समझ सकें। यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रल एक्सिस, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एन डैश से। ये वाला पोर्शन नाम देते हैं नीचे वाला ए बी, और ऊपर वाला पोर्शन सी डी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ पर एन डैश जो है आपकी, ये तो यही रही, क्योंकि ये वाली जो लेंथ आप मान रहे हो कि एन डैश जो है ये क्या है, न्यूट्रल लेयर है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। बिफोर बेंडिंग कुछ इस तरह से है, आफ्टर बेंडिंग भी वही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, ये कंप्रेस्ड हो जा रहा है, सी डैश डी डैश हो जा रहा है, ए डैश बी डैश हो जा रहा है। मतलब ए बी कभी जो है इतना था, अब ये इलांगेट हो गया और बड़ा हो गया। मतलब ए डैश बी डैश अगर आप देखो तो ये पहले वाले से बड़ा है, मतलब ये आफ्टर बेंडिंग के बाद जो डायमेंशन है, नीचे का पोर्शन है, जब लोड आपका इधर से अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर सी डी की बात करो आप, तो सी डी क्या है, बाद में सी डी जो है वो घट गया, यहाँ पर घट गया हुआ। तो देखिए हर लेयर में जो है अलग अलग इसका जो है यहाँ पर स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, अलग अलग सबका इलांगेशन है या अलग कंप्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, जब सबका अलग अलग है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप जो है यहाँ पर एक मान लेते हैं कि इस छोटी सी स्ट्रिप पे हमें पता करना है कि ये क्या हुआ, इसका इसको क्या हो गया, यहाँ पर क्या चेंज आया। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ है आपकी, ये है डी एक्स विड्थ की है, आपकी जो लेयर है डी एक्स विड्थ की है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ वाई डिस्टेंस से है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से, यहाँ पर हम इसको मेज़र कर रहे हैं। तो देखिए ये बीम जो बेंड हुई वो जो कर्वेचर बनाएगी, तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी एन ओ। यहाँ पर आप लिख भी लीजिए एन ओ बराबर आर के है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इक्वेशंस देखें, जैसे यहाँ पर कुछ एंगल भी तो बनेगा। तो एंगल की अगर आप बात करो तो एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपान रेडियस। तो एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा है, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो आर्क अपान रेडियस, आर्क जो है एन डैश, अभी हम जो है एन डैश ओ की बात कर रहे हैं, एन डैश ओ की बात कर रहे हैं। तो एंगल बराबर क्या है, ये आर्क हो गया और इसके लिए रेडियस आर है। ठीक है, सेम एज अगर आप इस लेयर के लिए देखो जिसको आपने यहाँ पर माना हुआ है कि डी एक्स वाला,
तो dx वाले के लिए यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, r का आएगा, r का आएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है आपको जो निकालना है जिस विड्थ के बारे में, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो डायमेंशन है ये कुछ है पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू और पी डैश क्यू डैश मान देंगे। और यही विड्थ आपकी जो यहाँ पर आपने मतलब ये यहाँ पर भी तो रहा होगा, इसको मान लेते हैं पी क्यू। अब क्या हुआ हमें पता चल जाएगा इसमें, हम इसका एक जनरल सा इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका यही एंगल जो होगा इक्वल होगा किसके होगा, पी डैश क्यू डैश के, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पर, अब इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ तक के लिए। यहाँ पर देखो ये पूरा आर है, इससे अगर आप वाई घटा दो तो ये आ जाएगा आर माइनस वाई, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एन डैश जो है आपका ये सभी के बराबर, चाहे किसी के भी आप बराबर दिखा दो तो पी क्यू के बराबर तो है ही, ठीक है। अब इसमें अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन किसका, ये जो छोटी सी आपने स्ट्रिप जो है यहाँ पर मानी है, स्ट्रेन एन डी एक्स स्ट्रिप भी नहीं बल्कि ये एक लेयर है, मतलब ये यहाँ पर आप देखोगे ये एक लेयर है एक तरह से, ये वाली कुछ लेयर आपने मानी है जो कि डी एक्स विड्थ की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या हुआ, पहले पी क्यू था, यहाँ पर ऊपरी पोर्शन है तो अब क्या हुआ ये लेंथ कंप्रेस हुई है, तो पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश, ठीक है। डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, पी क्यू है, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, स्ट्रेन है, इसको आप ई से डिनोट कर दो, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से आप देखो अगर आपको पी क्यू की वैल्यू निकालना तो आपको पता है एन डैश के बराबर है पी क्यू डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू क्या है, थीटा है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर थीटा। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे क्या आ जाएगा, आर माइनस वाई इंटू में थीटा। और पी क्यू की वैल्यू फिर आपको यहाँ पर नीचे रखना है तो आर इंटू में थीटा। तो थीटा तो हर जगह कॉमन है, ये हो गया कैंसिल। क्या बचा आपका, आर माइनस आर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई डिवाइड बाई आर। तो ये क्या आ गया, वाई बाई आर। ई की क्या वैल्यू आ गई, वाई डिवाइडेड बाई आर। वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से उस स्ट्रिप की डिस्टेंस है जिस पर कि आपको कैलकुलेट करना है कि क्या स्ट्रेन जो है आ रहा है, क्या फार्मूला बनेगा उसके लिए, क्या वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो देखिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आपने जब हुक्स लॉ पढ़ा था तो स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस को आप यहाँ पर एफ से डिनोट करो कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेस जो है एफ लग रहा है इस स्ट्रिप पर, एफ डिवाइडेड बाई स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या है, यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर आप इसी फॉर्मूले में रख दो, एफ बाई वाई, आर ऊपर चला जाएगा, आर इक्वल्स टू ई आ गया। तो यहाँ से आप देखो अगर एफ़ की वैल्यू निकालो क्या आ गई, ई इंटू में वाई बाई आर। और इसका आप जब जनरल सा फार्मूला देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको एफ बाई वाई इक्वल्स टू में ई बाई आर। अब यहाँ पर आप देखो जो बीम बेंड हुई तो ई तो है यंग मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस मानते हैं, जैसे कि जो मटेरियल है बीम का वो होमोजीनियस है, ठीक है। और जो बीम का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंशन है या कंप्रेशन है, जिस भी लेयर की आप बात करते हैं वो सभी लेयर्स के लिए आपका सेम है। तो ई तो कांस्टेंट हो गया। आर जो है, आर्क ऑफ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि किस रेडियस के अलॉन्ग जो है ये यहाँ पर कर्वेचर फॉर्म का बन रहा है, तो आर भी आपका कांस्टेंट। तो एफ बाई वाई क्या है, ये है कांस्टेंट वैल्यू। मतलब किसी भी लेयर के लिए आप देखेंगे, जैसे कि आप मैक्सिमम लेयर के लिए देखें तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम विड्थ दी गई होगी, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ऊपर या नीचे आप जाएंगे तो किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पर आप इस स्ट्रिप के लिए देखो तो जैसे यहाँ पर आप देखो डी पॉइंट पर क्या लग रहा है, एफ डी डैश मान लो, तो एफ डी डैश और डिवाइड बाई यहाँ की पूरी लेंथ मान लो वाई डी डैश है, ठीक है। सेम एज दूसरी किसी लेयर के लिए मान लो यहाँ पर नीचे वाली लेयर के लिए, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, एफ बी डैश डिवाइडेड बाई में वाई बी डैश, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब किसी भी लेयर के लिए जो स्ट्रेस और जो वो स्ट्रिप आपकी, जो लेयर आपकी न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है यहाँ तक। ये आपको मिलेगा एक जनरल सा फार्मूला
कि जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर हमें बात करनी है बेंडिंग मोमेंट की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए आपको कि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस काम कर रहा है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है। तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पर ये काम कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद नीचे और घट गया न्यूट्रल लेयर पर, यहाँ पर जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर बढ़ने लगता है मैक्सिमम लेयर पर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है तो उसका अपोज करने के लिए सॉरी यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस काम कर रहा है तो उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस काम करेगा। और यहाँ पर आपका कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है तो इसको अपोज करने, नीचे आपका कंप्रेसिव नेचर सॉरी टेंसाइल नेचर का है और ऊपर आपका कंप्रेसिव नेचर का है। तो इसका अपोज करने के लिए क्या काम करेगा, टेंसाइल काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इलोंगेट कर रहा है इसको, ठीक है। और नीचे आपका जो है टेंसाइल काम कर रहा है तो उसका अपोज करने के लिए कंप्रेसिव काम करेगा। यहाँ पर देखिए कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अब इसकी वजह से ये कौन सा मूवमेंट आएगा, रेजिस्टिव मूवमेंट आएगा। इसको भी हमने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर ये कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका रेजिस्टिव मूवमेंट जो है फाइंड आउट कर लें तो वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट के काम कर रहा है, बस अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका कि जो हमने रेजिस्टिव मूवमेंट अगर फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पर हमें काम हो जाएगा कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट काम कर रहा है वो किस तरह से निकालना है। तो इसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इस यहाँ पर साइड की बात करें, कोई भी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले लें तो वहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक काम कर रहा है आपका फोर्स स्ट्रेस काम कर रहा है। जहाँ से यहाँ पर कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ पर ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हम एक यहाँ पर स्ट्रिप मान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन ऐसे सामने से देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जैसे हम इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रिप मान रहे हैं, यहाँ पर कुछ dx विड्थ की स्ट्रिप्स जैसे हमने पिछले भी माना था, यहाँ पर जो माना हुआ है हमने वही सेम है। और यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल लेयर है। तो यहाँ पर सॉरी ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा और न्यूट्रल लेयर जो यहाँ से ये वाली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ डिस्टेंस आपने जो मानी है y है और यहाँ पर जो स्ट्रेस काम कर रहा है f है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता ही क्या है, मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू में जो यहाँ से डिस्टेंस है। तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए स्मॉल f हमने दिखाया हुआ है स्ट्रेस से और यहाँ पर कैपिटल F ले रहे हैं फोर्स को डिनोट करने के लिए। तो फोर्स इनटू में जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो है y। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले यहाँ पर इसका एरिया पता करना होगा। तो एरिया हम मान लेते हैं किसी स्ट्रिप का जो एरिया है वो है कुछ DA एरिया है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर आप देखो अगर आपको फोर्स निकालना हो गया तो फोर्स कैसे निकलेगा, स्ट्रेस इनटू में एरिया कर दो, F इनटू में DA इनटू में y। और अभी देखो यहाँ से अभी आपका और भी कई सारी वैल्यूज़ आपको पता है, पर देखो F की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं F बराबर कितना है, E इंटू में y बाई R। तो F की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो, E लिख दो और y बाई R हो गया और DA है ही आपका, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, ये हो गया E बाई R आप कॉमन ले लो, ये कितना आ गया y स्क्वायर DA। अब देखो ये छोटी सी स्ट्रिप की केवल मूवमेंट आपने देखा था। अगर पूरी क्रॉस सेक्शन के लिए देखो, मतलब क्रॉस सेक्शन पर आपने एक छोटी सी स्ट्रिप लिया है, अगर पूरे क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो DM, मतलब एक छोटी सी विड्थ के लिए आपने देखा था। तो पूरे के लिए देखो तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या आप समेशन कर दो पूरा, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम समेशन लिख सकते हैं E बाई R या फिर आप लिख दो y स्क्वायर DA, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो सिग्मा y स्क्वायर DA। अब देखो आपको आई थिंक एक चीज़ पता होगी कि जैसे फोर्स होता है किसी पॉइंट पर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू में R करते हो आप तो ये आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा बेंडिंग मोमेंट हो गया, इसको एक बार और आप R से मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो उसको बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स को एक और टर्म देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर यहाँ पर फोर्स के जहाँ एरिया होता तो एरिया आप एरिया इंटू डिस्टेंस करते, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये आता मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हो।
फिर इसको एक बार और आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आता, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और इसको बोल सकते हो आप कि मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एरिया का। तो यहाँ पर देखो क्या है, एरिया है और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, मतलब एरिया इंटू में वाई स्क्वायर, एरिया है फिर उसके बाद डिस्टेंस का दो बार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है ये, इसको बोल सकते हो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप आई से डिनोट करोगे। तो इसलिए यहाँ पर आप इस चैप्टर में जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, इसमें आप लोग ये भी पढ़ते होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किसी अगले वीडियोज़ में। अभी के लिए हमें केवल देखना था सिंपल बेंडिंग का, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किस एक्सिस के अलॉन्ग है, न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर m की वैल्यू आप लिख सकते हैं E बाई आर इंटू में I, और यहाँ से भी अगर आप इसको I को इस तरफ लेके चले जाओ m की तरफ तो क्या आ जाएगा, m अपॉन आई इक्वल्स टू में E अपॉन आर, और इसकी वैल्यू क्या है, f बाई वाई के बराबर है, f डिवाइडेड बाई वाई। तो एक जनरल सा इक्वेशन क्या मिल गया, m अपॉन आई इक्वल्स टू में f अपॉन वाई इक्वल्स टू में E बाई आर। इसको बोलते हैं थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का फॉर्मूला, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सरल फॉर्मूला। तो यहाँ तक आया था, आपको कुछ समझ में आया होगा कि थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या है, इसका जो जनरल सा इक्वेशन है वो किस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव कर सकते हैं, आपके पास सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल बेंडिंग हुआ तो यहाँ पर एक तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर जो है काम कर रहा है अपोजिट नेचर में। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपने पहले तो यहाँ पर एंगल बराबर किया, फिर उसके बाद स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन निकाल करके आपको ये फार्मूला मिल जाएगा f बाई वाई इक्वल्स टू में E बाई आर, मतलब किसी भी लेयर के लिए जो उस पर स्ट्रेस लग रही है और जितनी वो न्यूट्रल लेयर से डिस्टेंस पर है उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट हमको मोमेंट देखना था, तो मोमेंट यहाँ पर हम रेजिस्टिव मोमेंट निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टिव मोमेंट बेसिकली यहाँ पर हम सभी निकाल रहे हैं रेजिस्टिव मोमेंट, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट के। तो चाहे आप रेजिस्टिव मोमेंट देखो चाहे बेंडिंग मोमेंट देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो बेंडिंग मोमेंट जो है आपका रेजिस्टिव मोमेंट के बराबर है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमने फार्मूला देखा, ये फार्मूला आया आपका हर स्ट्रिप के लिए जो है, पहले हमने एक छोटी सी स्ट्रिप के लिए फिर पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आप इसका समेशन कर दो, सिग्मा लगा दो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फार्मूला m अपॉन आई इक्वल्स टू में f अपॉन वाई इक्वल्स टू में E बाई आर। तो इसको बोलते हैं थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का फार्मूला, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं कि फ्लेक्सरल फार्मूला आप बोल सकते हो, या बेंडिंग इक्वेशन आप कह लो। तो यहाँ तक आए थे आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट यहाँ पर अलग जो इसमें और भी जो इसकी कंटिन्यूटी में और भी सब कुछ पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।